ओके। तो फोर्थ चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें 4.1 और 4.2 दो एक्सरसाइज हमने कराई थी, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में था और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में था सिर्फ। एक्चुअली ये दो टॉपिक ऐसे थे जो कहीं ना कहीं 7th क्लास में भी थे, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखे थे पहले। लेकिन जो 4.3 है वो एक फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। जिनकी पहले क्लास एक बार हो चुकी है उनको तो मालूम है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो पहली बार ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है और ध्यान से समझना पड़ेगा उनको। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नहीं, डाउट्स तो फिर डाउट क्लास में ही लेंगे फिर ना, फिर टॉपिक रह जाएगा नहीं तो है। डाउट क्लास कौन के डाउट रह गए आपके? हाँ, वो रात को ले लेंगे, तो वो तो नए डाउट क्लास में ले लेंगे अलग से। हाँ जी, 4.3। हाँ, 4.3। देखो, तो 4.3 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे वो है एन्युटी। एक्चुअली यहाँ ना एक कंसेप्ट है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को लेके, और तो बच्चों में कंफ्यूजन भी होता है। तो सबसे पहले आपको जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था हमने कि मान लीजिए 10,000 रुपीज आपने, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 10,000 रुपीज आपने कहीं पे किसी से उधार लिए हैं या कहीं पे हम बैंक में सबमिट किया है, और बैंक जो कहता है कि आपको हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मगे इंटरेस्ट देंगे, और आफ्टर 3 इयर्स वो कितना अमाउंट हो जाएगा। तो जो ये अमाउंट हो जाएगा, इट मीन दिस इज ए फ्यूचर वैल्यू। और इसमें हम 10,000 आज जमा कराए हैं, तो बीच में ना सेकेंड ईयर में, ना फर्स्ट ईयर, ना सेकेंड ईयर, ना थर्ड ईयर हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। एक बार 10,000 रुपये दिए, 3 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे आपसे बात की जा रही है। और कंपाउंडेड है, अगर सिंपल टेस्ट है तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि सिंपल टेस्ट के केस में तो 10/100 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, वो आपका इंटरेस्ट आएगा जो भी है, और ये 3,000 समथिंग है। तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 13,000। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम कंपाउंडेड की बात करते हैं एनुअली, तो इसमें कंपाउंडेड के इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वैल्यू आएगी आपकी 1 + 10/100 पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में आएगा 13,310, आई थिंक, ठीक है। तो ये अमाउंट जो हो रहा है ये हमारी क्या फ्यूचर वैल्यू हो रही है। सिंपल सा है, आज पैसे दिए आपने, लास्ट में इतना हो गया। इसको रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो कहता है कि बताओ कितने पैसे आपने बैंक में सबमिट करे थे 3 साल पहले, कि आज उसका अमाउंट 13,310 रुपीज हो गया। तो इसका मतलब क्या पूछी जा रही है आपसे? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, कि आज कितना कराओगे, कि कितना लास्ट में 3 साल के बाद मिल जाएगा आपको, ठीक है, या आज, ठीक है। तो इतना चाहिए हमको, या हम कहें कि हमने 3 साल के बाद एक मोबाइल परचेज करना है, उसकी कॉस्ट आज तो 11,000 रुपये है, हो सकता है आने वाले टाइम में 13,000 के आसपास हो जाए, तो मैं आज कितना सबमिट पैसे जमा कराऊं जिससे वो मैं परचेज कर सकूं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो कुछ टारगेट्स हैं अचीव करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि आज बैंक में पैसे जमा कराएं और बाद में मिल जाए। जैसे गवर्नमेंट की भी कई स्कीम्स होती हैं, ठीक है ना, कि बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स को कहा जाता है कि इतने पैसे जमा करा दो, 18 साल बाद आपको चाहिए पैसा, क्यों? उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए। मेन तो 18 ईयर्स के बाद हमेशा पढ़ाई का लोड पेरेंट्स पे पड़ता है, तो वो कहते हैं कि आप पैसा जमा कराओ, लेकिन वो कहेंगे आज 1 लाख रुपए जमा करा दो, 18 ईयर्स के बाद आपको हम 5 लाख दे देंगे। लेकिन उसके पास आज 1 लाख रुपया तो है ही नहीं, वो कैसे जमा कराएगा? उसको चाहिए लेकिन 5 लाख रुपए ही। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं हर महीने 500 रुपये जमा कराऊं, हर महीने 500 जमा कराता रहूं 10 साल तक, 15 साल तक, या 18 साल तक ही, लेकिन आफ्टर 18 ईयर मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए या उससे ज्यादा अमाउंट मिल जाए। तो ये जो केस है, जो अब हर बार आप एक रेगुलर डिपॉजिट कर रहे हो और फ्यूचर में आपको पैसा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी। यही हमारा मेन कंसेप्ट है। अब ये दोनों, ये भी दोनों फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ही है, लेकिन ये सिंगल इंस्टॉलमेंट है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आगे हम इंक्रीज करते हैं, एक बार ऐड करते हैं। मान लीजिए आपसे यही 1,000 रुपए की बात ही कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपने 1,000 रुपए आज जमा कराए बैंक में, या 1 महीने बाद आपने कहा कि मैं, मेरे को 6 महीने के बाद बताओ कितने पैसे मिलेंगे।
मैं अगर 1000 रुपये महीना में दे सकता हूँ, तो बैंक में आप गए, उन्होंने कहा ऐसा करो 1000 रुपया जमा कराना शुरू कर दो अगले महीने से, अगले महीने से, ठीक है ना, आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ। क्योंकि यहाँ पे दो केस होते हैं, एक एन्युटी एन्युटी ड्यू होता है, ठीक है ना, और एक इमीडिएट का केस होता है, ठीक है। तो 1000 रुपीज है जो ऑर्डनरी है, तो 1000 रुपीज जमा कराया आपने, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 1000 रुपीज, फिर नेक्स्ट मंथ अगेन, फिर नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ, 5 ही महीने की बात करते हैं। लेकिन बताओ ये आपने, मान लीजिए एक डेट डाल देते हैं हम, 1 जैन को आपने जमा कराया था ये बैंक में, ठीक है, कोई भी ईयर हो सकता है, 1 जैन को जमा कराए, आफ्टर अब ये जमा करा दिए, और कंपाउंडेड जो है वो एनुअली ही है या सेमी एनुअली कर लेते हैं, इस पर एक इंटरेस्ट बनेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई, ये फर्स्ट फर्स्ट को हमने सबमिट करे, और हम बात कर रहे हैं 31 मई की बात करते हैं, ठीक है। जो 1 जनवरी को आपने पैसे जमा कराए थे, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है? 6 महीने का, 6 मंथ का, तो इसमें 6 मंथ इंटरेस्ट ऐड होगा। इसमें कितना होगा? 5 मंथ का इंटरेस्ट ऐड होगा। इसमें 4 मंथ, अच्छा जब 5 बन रहे हैं जैन, अच्छा 5 बन रहे हैं तो 5 कर लेते हैं, एक दिन मैंने 5 4 3 2 और 1 मंथ का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और फिर इन सबको दोबारा ऐड करना है, और फिर हमारी क्या आएगी? फ्यूचर वैल्यू। अब ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करना हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ना हम चाहेंगे कि आप इसमें फॉलो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, कि आपने फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए होता है एन्युटी, जो आप हर महीने या हर टाइम पीरियड में एनुअली, जो भी टाइम पीरियड हो सकता है आप सबमिट कर रहे हो, और क्या होगा? 1+i⁻n-1/i, ये हमारी क्या आती है? फ्यूचर वैल्यू। तो आपका ना मेन प्रॉब्लम है ये फॉर्मूले को सोल्व करना, और इसको सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कैलकुलेटर का स्मार्ट यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना ज्यादा आप कैलकुलेटर के बारे में पढ़ोगे, समझोगे थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन को, ये काम आसान हो जाएगा। क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिंपल ही कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां पे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ही ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने। तो अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन करें तो 1000 रुपीज यहाँ पे 1+i हम कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% एनुअली, और तो 5% सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ 5% ही लगा देते हैं हम, ठीक है। काउंट देखो हो मंथ का रहा है, लेकिन काउंटेबल क्या है? 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिना हुआ है कि आपने हाफ ईयरली ही काउंट करना है, काउंट हाफ ईयरली का ही करेंगे वो बैंक, लेकिन आप चले गए 5 महीने पहले ही, क्योंकि 6 महीने बाद वो अपना करते हैं कैलकुलेशन, पर आप 5 महीने पहले ही चले गए, पर वो आपको कैलकुलेट तो करके देंगे ना कि 1 महीने का कितना इंटरेस्ट बना, ठीक है। बताओ, चलो आप बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लें आपसे, आपने पैसे जमा कराए 1000 रुपये, सिंपल सा क्वेश्चन, 1 महीने के बाद आप पैसे लेने वापस चले गए, कंपाउंडेड था हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली कंपाउंडेड था, तो बताओ आफ्टर 1 मंथ आपको कितने पैसे मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मंथ का निकालना है इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सोल्व करना है इसको, कैसे करेंगे? कौन करके बताएगा? 1 महीने का, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप बैंक में गए, आपने पैसा 1000 रुपये जमा कराया, 1 महीने बाद लेने भी चले गए, क्या उस 1000 रुपये कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको? क्योंकि 6 महीने बाद कैलकुलेट करना था, इसलिए सिर्फ, या मिलेगा? मिलेगा ना इंटरेस्ट, आप अकाउंट ही क्लोज करा रहे हो, तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा वो? देखो आपको बताया था रूल कि ये अगर ये हाफ ईयरली अगर है तो टाइम भी आपका हाफ ईयरली होना चाहिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ की, 1 मंथ का मतलब 1/6 हाफ ईयर हो गया ये, देखा जाए तो 1 मंथ को क्या बोल सकते हो? 1/6 हाफ ईयर। फॉर्मूला क्या है हमारा? 1+r, r तो वही 5% है, अपॉन 100, और टाइम क्या है आपका? 1/6,
1/6। और इस केस में आपको बताया था कि 1/6 जब फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो आप उसको क्या करते हो, डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा, 1001 प्लस ये क्या आ जाएगा 5/600। अब आप इसको सोल्व करो और देखो क्या वैल्यू आती है, 605/600। ये कैंसिल, देखना 6050 में 6 से डिवाइड करो जरा क्या वैल्यू आती है, जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा 1008.33। तो ये 8 रुपए बनेगा आपका इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए। ये बात 8 रुपए इसलिए क्योंकि 1000 रुपए की बात है, जब लाखों की बात होगी तो ये मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रूल को फॉलो करो। रूल एक ही है कि अगर आपका कंपाउंडेड दिया हुआ है हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वो भी हाफ ईयरली होने चाहिए। चाहे वो फ्रैक्शन में जा रहा हो तो उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को लगाना ही आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एफर्ट है। कि कहने को तो ये आसान सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा जो सीए का फॉर्मूला है कि जो मैंने आपको बताया हुआ अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस आर, हाँ आई कह सकते हैं, पावर एन। ये आई और एन की यूनिट को कंपाउंडेड के अकॉर्डिंग सेम रखते हुए फॉर्मूले को अप्लाई करना है, चाहे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो भी और कंप्लीट नंबर हो तो भी। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस जिसने ये फॉर्मूला समझ लिया उसके बाद उसके लिए एनटी का फॉर्मूला समझना आसान है। एनटी के फॉर्मूले ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि एनटी कब लगानी है और फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला कब लगाना है, ये दो डिफरेंस समझने हैं बस आपको। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें ये एक तो ये हो ही गया। अब 18 ईयर्स की हम बात कर रहे थे ऐसे। हेलो, इसका माइक ऑन है। हेलो, किसका माइक ऑन है ये? एक मिनट, गैलरी में राहुल माइक बंद कर दो बेटा आपका। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो अब जैसे 18 ईयर्स वाला है, आप एक बार चलो क्वेश्चन करके बताओ मुझे कि आज मान लीजिए कोई पर्सन 500 रुपये या 1000 रुपये महीना सोचता है अपने बच्चों के लिए कि आज वो पैदा हुआ है तो मैं जमा कराना शुरू करता हूँ उसके पहले बर्थडे पर, उसके पहले 1 साल के बाद। मतलब आज पैदा हुआ है, आज वो खुशियां मना रहा है, लेकिन उसको 1 साल के बाद पहला बर्थडे आ गया तो उसने कहा जितना मेरे को गिफ्ट मिले वो भी अपने साथ जोड़ के मैं कुछ पैसे इसके नाम पे जमा करा दूं, जैसे 18 ईयर्स के बाद मुझे कुछ फायदा मिले। मान लो उसे लमशम उसने 15,000 रुपये सोच लिए, मेरे घर 15 बड़ा अमाउंट नहीं है एनुअली की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आज अगर आप 15,000 रुपये जमा कराते हो, ठीक है, तो और आफ्टर 18 ईयर अगर हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो म्यूचुअल फंड में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है इस पैसे को, ठीक है, तो वैसे तो 15-16% होता है, बैंक बहुत कम देता है। तो जहां उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, तो मैक्स टेबल और मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो 15% मिल सकता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े आराम से, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो 15% की अगर बात करूँ तो आई की जो वैल्यू है वो हमारी होगी 0.15। तो अभी जो फॉर्मूला ऊपर बताया था ये वाला एनओडी का, ये वाला फ्यूचर वैल्यू का, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 1+i⁻n मीन्स 1+0.15 और रेस्ट पावर क्या है एन, एन मतलब कि 18 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, -1/0.15। जरा बताना सोल्व करके कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू क्या आ रही है। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू बताओ। आपको मैंने बताया था कैलकुलेटर में आपको 1.15 लिखना है, मल्टीप्लाई 1.15 है ना, और पहला जब आप इक्वल का साइन सबमिट करते हो, दबाते हो, तो वो 2 पावर 2 काउंट होता है। 1/406/1.9 यही है? नहीं मुझे लग रहा है, दोबारा क्या बोल रहे हो आप, 19
1137545.36। पक्का यही है? कितना अमाउंट हो गया ये? 11 लाख। तो 11 लाख रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है। अब 11 लाख रुपए आज वैसे देखा जाए तो 11 लाख रुपए शायद वो कभी सेविंग ना कर पाए एक साथ, लेकिन देखो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 11,37,000 मतलब 545 रुपीज के अराउंड उसको मिलेंगे आसानी से। अगर वो 15,000 पे भी सबमिट करता है तो हो सकता है उसको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजना पड़े, या किसी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना पड़े, ठीक है, या उसको सीए की कोचिंग करानी पड़े, तो उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस वक्त इतना तो है ही है, और उस वक्त जो उसकी कहते हैं ना उसके पास पॉकेट में होगा वो और ऐड कर सकता है उसमें। तो ये तो आसानी से मिलेगा ही मिलेगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इतना अमाउंट ये एनुअली था 15,000, इसलिए कहते हैं कि एक मिडिल क्लास और एक को हमेशा सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एन्युटी रेगुलर, क्योंकि मैंने क्या बात की थी, 1 साल के बाद, 0 ईयर जब वो पैदा हुआ, आफ्टर 1 ईयर उसने जमा कराने शुरू करे पैसा। और वैसे भी जब तक एग्जाम में या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना हो कि एन्युटी एन्युटी ड्यू या इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, आज ही, जैसे आज ही पैदा हुआ और आज ही सबमिट कराना शुरू कर दिए, ठीक है, तो उस केस में इमीडिएट, ठीक है, तो उस केस में आपने हमेशा एन्युटी रेगुलर ही लेके चलना है। ठीक है, अब एन्युटी मान लो इमीडिएट ही का केस हो, ये ड्यू लिखा हुआ है, उसने कहा कि नहीं आज से स्टार्ट किया, तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे? तब कुछ नहीं करना, आपका जो ये आंसर आया है 1137545.36, इसी को सिर्फ 1+i से मल्टीप्लाई करना है बस एक्स्ट्रा। मगर आपने नया फॉर्मूला नहीं लगाना ड्यू का, मगर एक साल बढ़ गया ना, कहने का मतलब ये है 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, 18 की जगह क्या होंगे अब इंस्टॉलमेंट, और 19 हो जाएगी, 19 हो जाएंगी। तो एक इंस्टॉलमेंट बढ़ने के कारण 1+i से और आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला यही लगाना है। और ये मत सोचना कि हाँ गलती हो गई हमसे या कुछ हो गया, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप एक और करके आंसर आने के बाद लास्ट में आपको मैच नहीं हो रहा, आपको लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो गई, तो आप एक बार ध्यान से देखो कि कहीं ड्यू का केस तो नहीं था। अगर ड्यू का केस था तो 1+i से और मल्टीप्लाई कर दो उसी कैलकुलेशन में, दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब दूसरा है यही सेम केस एन्युटी का, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में, क्योंकि आपको पता है टाइम की वैल्यू होती है, हमने कहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। आज आपको हम आपको कहें कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए काम करने के लिए, और प्रोजेक्ट में कहा जाए कि आपको ना 1-1 लाख रुपए हर साल देंगे, 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो काम करो, आपको 1 लाख रुपए देंगे हर साल। आज कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने 1 साल कंप्लीट किया, आफ्टर 1 ईयर आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में टीचर को सैलरी मिलती है, एक सिंपल एग्जांपल है, कहीं भी जॉब करते हो वहां एक क्या मिलती है आपको, सैलरी मिलती है, वो हमेशा काम करने के बाद मिलती है, पहले एडवांस में कोई सैलरी नहीं देता किसी को। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक है, 3 साल कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं 3 साल के लिए, ठीक है, 1 जीरो कम हो गई है ना, ठीक है, 3 लाख रुपए हो गए। आप कहते हो नहीं ऐसा करो, 1 साल के 3 लाख की बजाय मुझे आज ही पैसे दे दो 3 लाख रुपए, तो क्या बताओ, लेने वाला फायदे में है नुकसान में है, या देने वाला फायदे में है नुकसान में है? देने वाला किस में है, नुकसान में है। क्यों? क्योंकि आज जो 1 लाख रुपए 3 साल के बाद देना है ना, तो 3 साल के बाद के 1 लाख की वैल्यू आज के 1 लाख की वैल्यू से कम हो जाएगी, मतलब वो 85,000 के आसपास हो सकता हो, 90,000 के आसपास हो, तो उसको आज तो 1 लाख ही देना पड़ रहा है वो उसको, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 साल के बाद की 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये 1 साल के बाद दी ना, पहली वाली इंस्टॉलमेंट भी 1 साल के बाद ही दे रहा है काम करने के बाद, तो मतलब ये ऑर्डिनरी केस है एक तरीके से। ठीक है, तो तीनों की 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और तीनों को ऐड करो, तब जाके मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब प्रेजेंट वैल्यू अगर एक एक करके निकालें तो वो सीआई वाला फॉर्मूला यूज होगा,
एक एक करके लर्न निकाले तो 3 बार निकालनी पड़ेगी, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेट फॉर्मूले की अगर बात करें तो डेट फॉर्मूले एक बार अलग अलग मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे होगा, सोल्व नहीं करता मैं, फिर बाद में देख लेंगे। आप करना चाहो तो आप करके देख लेना कि दोनों फॉर्म से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं एक बार ना फर्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, जो 1 साल के बाद मिलना था मैं कह रहा हूँ अभी दो, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है वैसे हमारा AP1+I⁴n, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगाया था हमने। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, A/1+I⁴n। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर बात करता हूँ तो देखो A मतलब कि 1 लाख, I वही 10% ही रख लेते हैं, तो 1.1 ही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है 1.1 और पावर 1 आएगी। फिर दूसरे की अगर फाइंड आउट करें तो वही 1 लाख रुपीज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पावर 2। फिर तीसरे के लिए प्रेजेंट वैल्यू 1.1 पावर 3। आ रही बात समझ, प्रेजेंट वैल्यू तीन अलग अलग क्यों है, क्योंकि पहले इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू 1 ईयर की, फिर इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि 200 के बाद मिलना था तो आज कितनी हो जाएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और ये 1 लाख रुपए की तीसरे जो इंस्टॉलमेंट मुझे मिली थी आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 इयर्स, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो तीनों का टोटल करूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से आप इसको अलग करके देख लो एक तो करना चाहो तो। और डायरेक्टली अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का, इसको V से लिख लेते हैं या P, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A1+I⁴n-1 अपॉन आई। देखो ये पहले फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ऐसे ही था, किसका था ये फ्यूचर वैल्यू का। इसमें सिर्फ 1+I⁴n से एक्स्ट्रा डिवाइड करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा डिवाइड करना है। कुछ बुक्स के अंदर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं कि इसको ना अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इधर अलग और इधर अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/I-1/I⁴n। कुछ जगह पे इस आई को भी बाहर ले लेते हैं, A/I लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 1-1/1+I⁴n। तो फॉर्मूले की फॉर्म्स हैं अलग, लेकिन अल्टीमेटली बेसिक फॉर्मूला आप इसको मान के चलो आप, ठीक है। वो फॉर्म आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से अपने यूज कर सकते हो आप इसको। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करता हूँ, चलो किसको यूज करके इसको करके देखें, लास्ट वाले को देखो। A वही है 1 लाख, I 0.1 10% था, 1-1.1 पावर 3। जरा बताना सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी ये तो 10 लाख हो जाएंगे इधर 60, ठीक है। इधर बताओ वैल्यू और सोल्व करो। पहले 1.1 की पावर 3, और वो हमें मालूम है वैसे ऑर्डरली अगर करूँ तो 1.331 होता है आई थिंक, है ना। इसका सोल्व करके बताओ कैलकुलेटर से क्या वैल्यू आ रही है। कर लो, कोई तो कर ही लो। टू, चलो अगर यही वैल्यू है तो इसका मतलब 2,48,605, 88685, ओके ये ठीक है। तो लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास हुआ, मगर 3 लाख रुपए नहीं। तो उसका मतलब अगर वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कहे तो सामने वाला बार्गेनिंग यही करेगा कि या तो 3 लाख 1-1 लाख रुपए ले लो, या आज की डेट में 2.5 लाख रुपए ले लो, ठीक है। चलो हम एक बार ऐसे करते हैं, उसको कैलकुलेशन नहीं पता। अगर वो कहता है कि या तो 1-1 लाख करके 3 साल में ले लो, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वो सीधा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फाइंड आउट करो। वो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको ऑफर किया है कि आफ्टर भाई 1-1 लाख रुपए हर साल ले, या फिर 2,25,000 रुपये आज ले ले, तो विच डील इज बेटर, ऐसे एग्जाम में आ सकता है, विच डील इज बेटर। तो ऑब्वियसली अगर 1-1 लाख रुपए के हिसाब से बात करें तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 2,48,000,
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और वैसे वो दे रहा है 2,25,000। तो इसका मतलब ये जो काम करने वाला है, मतलब कि ठीक है, उसको जो ले रहा है पैसे, उसको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो बनती है 2,48,000 और वो ऑफर कर रहा है 2,25,000। तो वो जो डील है वो बेटर नहीं है। तो वो किसकी तरफ जाएगा, वो 1 लाख की तरफ जाएगा कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्यों 1 लाख लेगा, वो 1 लाख अपना बैंक में जमा कर देगा, वही 10% इंटरेस्ट लेगा, तो सेम वैल्यू उसकी निकल के आ जाएगी। या 225 के हिसाब से 3 साल बाद का फ्यूचर वैल्यू निकाल के देख लो, तो वो भी क्या आएगी, वो भी 3 लाख से क्या आएगी, कम ही आएगी। तो इस हिसाब से आपको ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, विच डील इज बेटर। तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना, वहां पे कुछ नहीं बोलेगा वो एनुटी ड्यू है, रेगुलर है, वो आपको केस देगा। ठीक है, तो केस को स्टडी करना है, और केस को स्टडी करके आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो आपके पास ना, अब इसमें भी वही, अगर ड्यू का केस आ जाए तो इमीडिएटली आज से ही वो कहता नहीं मैं काम करूंगा, पर 1 लाख मुझे आज एडवांस दे दो, मगर जो इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद देनी थी ना, वो नहीं करो, आप तो आज 1 लाख रुपए दो, मैं काम शुरू करता हूँ, नहीं तो मैं काम ही शुरू नहीं करता। ऐसे भी हो सकता है। तो वही 1-1 लाख रुपए की डील है 3 साल की, लेकिन वो क्या है, इमीडिएट का केस है। उस केस में क्या करेंगे, तो आज 1 लाख रुपया उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख ही रहेगी, तो बाकी 2 की ही आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 2 की निकालने में 1 साल कम हो गया, तो उस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें आपको अगर ए पॉन आई वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो आपको 1 साल कम करना है, मतलब 1 + i की पावर जो है यहाँ पे क्या करना है, n-1 करना है, और वापिस से ए ऐड कर देना है, क्योंकि आज की जो एन्युटी है, मतलब आज का जो अमाउंट है 1 लाख रुपया, वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमें किसके फाइनल करना है अब आगे, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ना आपको n-1 करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अब आपकी गलती हो जाती है, तो आपको दोबारा से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पावर एक कम में निकालनी थी। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट। हाँ, इमीडिएट और ड्यू सेम होता है, रेगुलर अलग होता है। हाँ, तो अगर कुछ ना दिया हो तो रेगुलर ही निकालना है, बाय डिफॉल्ट वो रेगुलर रहेगा। एंड ड्यू और इमीडिएट के केस में 100% को एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन होता है। ठीक है, वो केस मेंशन होता है। ये 4 ही केस मेन है। अब इस पर बनती है केस स्टडी। अब केस स्टडी वही है, हाँ लो नोट करो, इसी पे क्या है केस स्टडी। केस स्टडी कई तरीके से होती है, जैसे मान लें डेप्रिसिएशन का केस आ गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन केस आ गया, या आपका एक वो केस आता है कि आप ना एक स्कॉलरशिप शुरू करना चाहते हो, आप या कोई पर्सन है, ठीक है, बहुत मतलब पैसा कमा लिया उसने, और वो चाहता है कि ना मैं स्कॉलरशिप शुरू करूं, जैसे ऑस्कर अवार्ड समझ लो। ठीक है, उसका हर साल का एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट कौन देगा, वो कहते चलो आज मैं दे दूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो स्कॉलरशिप को बंद कर दे। लेकिन तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में जमा करा दिया मैंने, मान लो 10 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए कर दिया, हर साल की स्कॉलरशिप मैंने जो देनी है, ठीक है, वो जिंदगी भर चलती रहे, मेरे जाने के बाद भी 100 साल भी 200 साल भी चलती ही रहे। ठीक है, और फिक्स अमाउंट की चलती रहे, तो क्या कुछ हो सकता है, तो उस केस को बोलते हैं, ये है वही एन्युटी का केस ही, फ्यूचर वैल्यू का ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्फिनिटी का केस आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेंशन वाला केस आ गया। ठीक है, आपको मालूम होगा कि पेंशन के 2 प्लान होते हैं, हमेशा बंदे के सामने चॉइस देते थे पहले, अब तो नहीं है चॉइस, अब तो बंद कर दिया। पहले 2 चॉइस होती थी कि या तो आप लमसम अमाउंट आज ले लो, या जब तक जिंदा रहोगे, चाहे 2 साल जिंदा रहो और चाहे 20 साल जिंदा रहो, तब तक आपको इतनी पेंशन आपको मिलती रहेगी, फिक्स अमाउंट, वही एन्युटी होगी वो भी। तब भी वही देखना है कि वो कितने साल, वो ये अजम्पशन करेंगे कि कितने साल तक वो जो पर्सन है वो जिंदा रहेगा, जिसके हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए। ठीक है, तो ये 2 केस आते हैं इन्फिनिटी का केस में, जहां टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी पे चला गया। तो उस केस में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसे बोलते हैं परपेचुटी। ठीक है, परपेचुटी, और वो होता है R/I। सिंपल सा है, R जो रेगुलर है डिपॉजिट अपॉन I।
मगर आज आपने मान लो 3 लाख रुपए जमा कराए बैंक में, और बैंक आपको 10% अगर देता है, ठीक है, 1 मिनट, 3 हजार रुपये कर लेते हैं, छोटा अमाउंट कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं। आई अगर आपकी है 10%, ठीक है, एनुअली, तो आपको क्या करना है, इसको 0.10 से डिवाइड करना है 10 से, तो कितना आ जाएगा वो, 3 हजार रुपये, ठीक है। मतलब कि आपको 3 हजार बैंक में जमा कराओगे तो आपको 300 रुपये हर साल मिलेंगे। अगर आपने कभी मान लो चलो अगर 3 लाख ही होता है, अगर मान लो, ठीक है, 3 लाख अगर होता तो ये आपके हो जाता है 30,000, है ना। तो 30 हजार रुपये आपको हर साल मिलते, आप 30 हजार रुपये की स्कॉलरशिप जिंदगी भर चलेगी। एक्चुअली देखो देखो, ये ज्यादा इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, ये सिंपल सा फंडा है। आप किसी को भी 3 लाख रुपए दोगे बैंक को, हर साल आपका 10वां इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा। वो 10वां इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो, आप प्रिंसिपल को रिड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ क्या आप यूज कर रहे हो, इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली जब प्रिंसिपल रिड्यूस ही नहीं होगा तो जिंदगी भर वो चलेगा ही चलेगा। वो, हाँ 30 लाख, सॉरी 30 लाख सबमिट करना है ना, पहले कितना जमा करना है। अच्छा 5 6 जीरो आएंगे ना, ठीक है, ठीक है, मतलब जितना आपको चाहिए रेगुलर डिपॉजिट आपको चाहिए, हाँ मिलेगी, या रेगुलर डिपॉजिट करानी है आपने, ठीक है, ये मिलता है ये तो उसमें ना। तो कितना मिलेगा आपको इस तरीके से, तो वो भी यही करते हैं। वो भी जैसे आपको पता है कि आपकी पेंशन इतनी बन गई, देखो पेंशन क्या होता है, सिंपल सा फंडा है। आपकी मान लो सैलरी है 50 हजार रुपये, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो 2 हजार रुपये आज जमा कराओ और 2 हजार रुपये मैं जमा कराती हूँ। तो वैसे तो सैलरी आपकी होगी 52,000 रुपीज, बढ़ गई वैसे तो, लेकिन वो आपको मिलेगी नहीं। तो पर्सन इसलिए पीपीएफ या पीएफ फंड लेते हैं कि 2 हजार रुपये हमें देने हैं, 2 हजार रुपये गवर्नमेंट हमें फ्री में दे रही है, तो वो एक सपोर्ट होता है फ्यूचर वैल्यू के लिए, फ्यूचर के लिए। तो टोटल 4,000 रुपीज हो गया, तो वो सबमिट होता चला जाता है। तो जब आपका रिटायरमेंट का प्लान टाइम आता है, तो आपने जितने पैसे इकट्ठे करे, अभी आपने देखा था एक छोटा सा एग्जाम्पल कि 18 साल में के लिए 15 हजार रुपये जमा कर रहा है एनुअली। सोचो आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 4 हजार रुपये महीना अगर जमा हो रहा है आपके अकाउंट में, या एक छोटा, वैसे बताऊं 1200 समथिंग है, पर चलो अच्छी हम एक लमसम 4,000 मान लेते हैं। खुद सोचो 4,000 पर मंथ अगर आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, और साल में हो गया 48,000 रुपीज। अगर उसी की मैं एनुटी पर मंथ की निकालूं तो नियर बाई बन जाएगा वो 50,000 रुपीज। एक एग्जाम्पल में अभी हमने देखा 18 ईयर्स के एग्जाम्पल में सिर्फ हमने जमा कराए थे 15,000 रुपीज, तो वो बन रहा था 11 लाख रुपए। सोचो अगर आज आपकी 20 22 साल या 25 साल की एज में जॉब लगती है, आप 30 साल के बाद 55 ईयर्स में रिटायरमेंट लेते हो, तो 30 साल के बाद वही 50 हजार रुपये कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, कितने करोड़ में चला जाएगा, ठीक है। और वो भी हर मंथ हो रहा है, ये वो एनुअली था, तो वही उस मंथ का भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और सबसे बात कि पीपीएफ फंड के अंदर मैक्सिमम गवर्नमेंट जो होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और वो सेफ होता है, ठीक है। हाँ 15% तो नहीं होता उसका, लेकिन जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएफ अकाउंट के अंदर ही मिलता है, सेविंग के अंदर। एफडी के से भी ज्यादा कई बार मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो वो जो भी है एक्स वाई जेड, तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्मूले सिर्फ 4 हैं आपके पास, 4 तो हाँ 4 ही हैं। और पहला क्या है आपका, एन्युटी, देखो फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू। ड्यू या इमीडिएट एक ही बात है, एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, एन्युटी ड्यू बोल दो आप बार बार, ठीक है। दूसरा, उसमें करना क्या है, फॉर्मूला तो एक है, लेकिन अगर ड्यू केस है तो 1+i से आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है बस। सेकेंड जो केस है आपका, वो है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, जिसमें एन्युटी रेगुलर है। उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज वो एन्युटी ड्यू है तो उसमें क्या करना है, 1 ईयर मतलब 1 ईयर क्या करना है, कम करना है। और उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू जो भी है वो उसको ऐड भी करनी है। बच्चे के बाद ऐड करना भूल जाते हैं, तो वो ऐड करनी है। तो ये 4 स्टेप को याद रखने हैं। और एक परपेचुटी है जो एक फिक्स इनकम है फॉर इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी देखो केस स्टडी एग्जाम में ना आपकी बुक में कई दिए हुए हैं और भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसकी अभी जैसे CAGR दिया हुआ है, एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी यही चीज है। अब देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, 1 मिनट।
ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर आगे। फॉर सी, देखो बी के ज्यादा डाउट्स नहीं है, वो डाउट क्लास में ले लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, इसलिए अभी बैठ के इन सभी क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, किसका, सिंगल फ्लो का, हाँ तो उसमें हाँ से वही वाला फॉर्म लगता है, पी प्रिंसिपल का निकालना है, हाँ वही प्रेजेंट वाला, वही सिंगल फ्लो का। हाँ जी, देखो क्वेश्चन देखो पहला, फोर्थ सी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, आपको कहा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3000 रुपीज और 15 ईयर्स की बात कर रहा है, 4.5 है, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन्युटी का ए, सॉरी प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर वैल्यू लिखवाइए ना आपको, एक सेकेंड, हाँ जी, फ्यूचर वैल्यू निकाल, एक सेकेंड, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ना, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एन्युटी, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का, ए अपॉन आई, 1 माइनस वाला लगा रहा हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला ना, 1/1 प्लस आई रेशो पावर एन, ये फॉर्मूला लगाओ जरा, बताओ क्या आंसर आएगा। यही फॉर्मूला लगेगा ना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये लगाना है। आप ये भी लगा सकते हो, दूसरा जो मैंने आपको बताया वो भी लगा सकते हो, इसमें वो ऐसा कोई नहीं है कि वही लगाना है, आप ये वाला भी लगा ही सकते हो, 1 प्लस आई रेशो पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, 1 प्लस आई रेशो पावर एन, और ए, आप ये भी लगा सकते हो, मैंने पहले आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बताया था, सिंपल फॉर्मूला आप लगाओ, अप्लाई करो, फॉर्मूला आपने ही लगाना है, मैं सिर्फ फॉर्मूला को बता रहा हूँ, आप साथ साथ करते जाओ सभी, आप खुद कैलकुलेट करो फिर, क्योंकि बाद में डाउट्स आते हैं फिर दिक्कत होती है। बस कैलकुलेटर में एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको। हाँ जी ठीक है बी,
हाँ जी, हो गया सबका पहला। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है? देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही करनी है वैसे आप सबने। एक मिनट में बता रहा हूं। बेटा कैलकुलेटर से देखो आपको करना पड़ेगा, बाकी तो देखो कुछ नहीं है। देखो देखो मैं आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, इसकी बजाय ना वो फॉर्म दूसरा होना वाला। चलो मैं कर रहा हूँ सॉल्व। देखो इसे देखो, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ए 1 प्लस आई रेश पर एन माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई रेश पर एन। देखो ए कितना दिया हमें 3000, 1 प्लस आई कितना 4.5, तो ये कितना हो गया हमारा प्लस में 0.045 पावर एन, एन कितना है 15 अपॉन 0.045 और ये वैल्यू हो जाएगी 1.045 की पावर 15। देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.935 माइनस 1 अपॉन 0.045 मल्टीप्लाई 1.935। इसको कैलकुलेट करो जरा। ये वैल्यू लिख दी है मैंने आपके सामने, ठीक है। यही वैल्यू आ रही है ना 1 प्लस आई की पावर जो 15 है उसकी वैल्यू आ रही होगी 1.935, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस इसकी 15 की पावर 3000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.935 अपॉन 0.045 मल्टीप्लाई 1.935। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये, अब बाकी इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 32213.6। नियर बाय आंसर आ गया आपका 32214। ये ऑप्शन बी बता रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। ये ऐसे वैल्यू करेंगे आप कैलकुलेटर से, उससे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ वो कैल्शियम कम आती है उससे, हाँ। जो यहाँ से कर लेगा वहां से भी हो जाएगा, मैं कहता रहा हूँ आपको दोनों तरीके हैं करने। चलो एक बार ये नोट करना है, नोट कर लो आप सभी। थर्ड में एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, स्क्रीन हटानी पड़ेगी, एक मिनट ज्यादा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से ही आपने कैलकुलेट करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये, जब सोच रहे हो। हाँ जी देखो, थर्ड सेकंड में देखो क्या होगा। सेकंड में फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला लगेगा, सिंपल फॉर्मूला है। सेकंड में फ्यूचर वैल्यू पूछी है उसने और आप करके देखो अभी। और थर्ड में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो लिखा ना ए लोन ऑफ 10,000 is to be paid back in 30 installments. The amount of each installment to cover the principal and this is। हाँ जी, तो फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है वो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू की। आपने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फाइंड आउट एन्युटी करनी है। फिर 10,000 आपने आप मुझसे लिए या आपने बैंक से लिए, हाँ ये निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपये आपने बैंक से लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 10,000 रुपीज। और आपने क्या रीपे करना है, तो बैंक को आप इंस्टॉलमेंट बांधोगे जिसको बोलते हैं ईएमआई। तो ईएमआई कितनी आएगी, ये ईएमआई वाला केस होगा एक तरीके से। चलो करो इसको, फॉर्मूले को लगाओ। थर्ड, सेकंड और थर्ड करो अभी।
सभी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, बस यही सोचना है आपने और कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ जी। थर्ड में जैसे 10,000 रुपये आपने लिए आज, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब आपने कहा कि सर मैं आपको पे करना चाहती हूँ, तो आप पे करोगे मुझे, तो किस में करोगे? एन्युटी रेगुलर डिपॉजिट तो कराओगे ना मुझे, तो वो ईएमआई हो गई। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, उसमें कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी बताओ। चलो क्वेश्चन ट्राई करो सभी अभी।